हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आप लोग के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो कि 6 सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बिहार एसबीटी बिहार का एक सब्जेक्ट है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2019, 2020 और 2021 एक ही वीडियो में तीनों साल का हम एमसीक्यूज को डील करेंगे। ये तीनों साल का एमसीक्यू जब आप एक बार डील कर लीजिएगा, एक बार जब इसको देख लीजिएगा, तब आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पर, और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव से जो डर है वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अगर सेशन को आप पहली बार देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रेजी पॉलिटेक्निक परिवार का हिस्सा बनिए। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की ओर आते हैं और सबसे पहले हम लोग डील करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू 2019 का एसीएस का। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विद द फीडबैक सिस्टम द ट्रांजिएंट क्या है, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। फीडबैक सिस्टम अगर होता है उसमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, डिकेज रैपिडली, डिकेज स्लोली, राइज स्लोली और राइज क्विकली। इसका राइट आंसर है डिके रैपिडली। फीडबैक सिस्टम होता है तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में उसका डिके रैपिडली होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द टैकोमीटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। टैकोमीटर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो हमारा आता है केएस के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन अ फीडबैक सिस्टम द बैंडविड्थ। फीडबैक सिस्टम में बैंडविड्थ क्या है, तो इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीज। जैसे जैसे गेन हमारा डिक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा जो है वो फीडबैक जो बैंडविड्थ है वो भी इंक्रीज करता है। क्या करा है, इन अ फीडबैक सिस्टम द बैंडविड्थ इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट ऑफ गेन डिक्रीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है द ड्रैग कप रोटर इज एम्प्लॉयड इन टू फेज इंडक्शन मोटर टू गिव। ड्रैग कप रोटर का हम लोग उपयोग करते हैं टू फेज इंडक्शन मोटर में किसके लिए, हाई इनर्सिया के लिए, लो इनर्सिया के लिए, लो टॉर्क के लिए, हाई टॉर्क के लिए। तो इसका राइट आंसर होता है लो इनर्सिया। किसके लिए, लो इनर्सिया के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या करा है कि द रूट लोकस इज द प्लॉट ऑफ द रूट लोकस। क्या रूट लोकस इज द प्लॉट ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम अगेंस्ट द वेरिएशन इन। क्या वेरिएशन करके हम इसको बनाते हैं रूट लोकस, तो वो हमारा गेन के, जो गेन हमारा है गेन के वैल्यू को चेंज करके हम इसको प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इफ द यूनिट स्टेप response of a system is unit impulse function then the transfer function of a such a system is। कह रहा है क्या कि अगर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स सिस्टम है, अगर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स सिस्टम यूनिट रिस्पॉन्स है किसी सिस्टम का और फिर यूनिट इम्पल्स फंक्शन, मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, यूनिट इम्पल्स है, तब उस केस में कह रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम का क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा दिया हुआ है कि हमारा क्या है, पहले यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप हमारा क्या होता है, यूनिट पे u2 = 1 होता है। इसका आर एस हम निकालेंगे तो क्या होगा, आर एस = 1/s होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा आउटपुट क्या होता है, आउटपुट यहाँ पर आउटपुट हमारा होता है CT = हमारा क्या होता है, इम्पल्स के लिए ΔT होता है, यही तो होता है हमारा। तब इस केस में हमारा क्या लिखेंगे, देन हमारा S का वैल्यू कितना है, 1 है। इसका जब निकालिएगा तो क्या होता है, 1 होता है। S मतलब यूनिट इम्पल्स है तो इसका 1 ही हुआ यूनिट स्टेप। यहाँ पर देखिए ट्रांसफर फंक्शन इसका निकालेंगे तो क्या होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा होता है CT/RS होता है। तो CT का वैल्यू हमारा कितना है, तो CT का वैल्यू हमारा यहाँ पर ओवरऑल जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, ये देखिए CT है तो यहाँ पर ये CS = ΔT का यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको जब इम्पल्स में ये क्या है, CT इम्पल्स जो हमारा यूनिट इम्पल्स है तो इसका जब हम लोग CS निकालते हैं तो इसका 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए CT/ में क्या होता है, और हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, आउटपुट/ में इनपुट होता है। तो CT/RS और CT का हमारा वैल्यू कितना है, तो CT का वैल्यू हमारा ओवरऑल जो हमारा आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है, और RS का वैल्यू हमारा 1/s आ रहा है। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो S ऊपर में चल जाएगा, S/1 होगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, S होगा। देखिए जिसको डायरेक्ट आंसर देखना है वो डायरेक्ट आंसर देखें, और जिनको प्रोसेस देखना है वो प्रोसेस भी हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन जो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल ही दे दिया था ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा 19 में आपको थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। लेकिन जिसको डायरेक्ट आंसर ही सिर्फ समझना है तो वो डायरेक्ट आंसर को देखिए और थोड़ा जो अपना फास्ट मोड करके और जो सोल्यूशन है उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको सोल्यूशन को भी देखना है कि कैसे आया तो वो आप सोल्यूशन को भी देखिए। जैसे यहाँ पर क्या था, यूनिट स्टेप में हमारा 1 होता है UT का वैल्यू, तो यहाँ पर से RS का वैल्यू 1/s होता है, और आउटपुट में हमारा क्या है, यूनिट इम्पल्स है, तो इसलिए हमारा CT का जो वैल्यू हुआ वो हमारा क्या हुआ, ΔT, मतलब ये होता है इम्पल्स के लिए सिंबल होता है ΔT। यहाँ पर जब इसका हम CS निकालेंगे तो इसका होता है 1। तब इसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, CS/RS, मतलब आउटपुट/ में इनपुट, तो आउटपुट हमारा है 1 और इनपुट हमारा 1/s। तब इसको आप करिएगा तो S/1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा S। नेक्स्ट हमारा है द डैम्पिंग इन कंट्रोल सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ। डैम्पिंग जो होता है कंट्रोल सिस्टम में वो किसका फंक्शन होता है, तो 1/में रूट गेन का होता है। ये आप लोग को पढ़ाए भी हैं तो ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज सेट टू बी ओवर डैम्प्ड इफ द डैम्पिंग रेशियोज। करा ओवर डैम्प्ड कब होगा, तो ओवर डैम्प्ड के लिए जो हमेशा होता है वो
ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगा तब ओवर डैम्प होगा, इक्वल टू होगा तो क्रिटिकल डैम्प होगा, अगर लेस देन 1 होगा तो अंडर डैम्प्ड होगा। तो ये आपको हम जब आपको पढ़ाए थे, जो कोर्स आपका मेन कोर्स था उसमें भी पढ़ाए थे, तो वहाँ पर भी अवेलेबल है। और जो आपका क्रैश कोर्स जो भी जल्द हाल ही लॉन्च हुआ है, 2 से 4 दिन हुआ है, उसमें लगभग लगता है कि 110 के आसपास वीडियो है। हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा वीडियो है भी नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति जिनको लग रहा है कभी भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया, वो चाहे तो इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। फ़ी भी बहुत ही कम है। फ़ी क्रैश कोर्स जो आपका है उसका फ़ी 200 रुपया है, सिर्फ 200 रुपया है। इस 200 रुपये में आपको पूरा का पूरा, पहले तो हम सिर्फ क्वेश्चन को मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डील करने वाले थे, लेकिन फिर हम उसमें सोचे कि नहीं, इससे हो सकता है कि ज़्यादा बेटर एग्जाम ना जाए, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे के सारे टॉपिक को उसमें हम लोग लोड कर दिए हैं वो वीडियो में, वो मतलब क्रैश कोर्स में। तो उसमें लगभग 110 या 105 के आसपास में वीडियो है। सारे वीडियो 10 से 15 मिनट का है। तो जो व्यक्ति चाहे तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और आसानी से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, एक सब्जेक्ट का अगर 2 दिन भी समय दीजिएगा तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपका एग्जाम का थोड़ा सा डेट डिले हो सकता है, ऐसा मेरा अनुभव कर रहा है, लेकिन हम मतलब इसको हम किसी तरीके से आप इसको साक्ष्य ना माने कि 100% ही यही है, लेकिन चांसेस है कि आपका बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक आपका फॉर्म भरा ही रहा है और हमको नहीं लगता है कि 1 सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड बनाकर वो दे देंगे। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है तो हो भी सकता है कि आपको बनाकर दे दे, लेकिन हमको उस पर बात नहीं करना है। लेकिन जो लोग अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है, जिनको लग रहा है कि अब हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उनको दिक्कत आ रहा है, तो वो इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कोर्स का फ़ी इसीलिए कम रखा गया है ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, वो इस कोर्स को अफोर्ड कर सके, इस कोर्स को आसानी से परचेज कर सके। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। चाहे तो अपने दोस्त जितने हैं उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, जो आपके कोई मित्र होंगे वो, और चाहे जो वीडियो को देख रहे हैं जो कोर्स को परचेज किए हुए हैं, वो भी अपने कमेंट में लिखकर बता दिए कि वो कोर्स कैसा है, क्या बेनिफिशियल वो कोर्स है या नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वहाँ पर थोड़ा सारा पॉइंट को हम डील कर दिए, सारा पॉइंट का वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, तो इसीलिए थोड़ा आपको सहूलियत होगा। और एसीएस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए एसीएस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो थोड़ा ज़्यादा डाले हैं अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन में। तो थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा इसका कंटेंट जो वेरी करता है, क्वेश्चन भी थोड़ा वेरी करता है। हर एक ईयर क्वेश्चन एक जैसा पूछता नहीं है, कुछ चेंजिंग होता है, तो इसलिए सारे टॉपिक लगभग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसमें बता दिया गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्या कर रहा है, ए लीनियर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम 2 बार लिखा गया ऑर्डर सिस्टम विथ द फंक्शन gs इक्वल टू 49 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 16 प्लस 49 is initially at rest and the subjected to a step input, the response of the system will exhibit a peak overshoot। कह रहा peak overshoot निकालने के लिए इसका कर रहा है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसका वैसे इसका आंसर अगर डायरेक्ट जो देखना चाहते हैं, जिनको कि सोल्यूशन से मतलब नहीं है, तो इसका आंसर जो हमारा आता है वो 0 आता है। अब कैसे आता है वो देखिए। हमारा जीएस का वैल्यू क्या दिया है, तो जीएस का वैल्यू हमारा दिया है 49 अपॉन में दिया है एस स्क्वायर प्लस के 16s और प्लस के 49 दिया है। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारा ये कैसा है, लीनियर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा होता है एस स्क्वायर और प्लस के 2 जीटा ओमेगा नॉट एस, ये होता है प्लस के ओमेगा एन स्क्वायर। ये हम पढ़ाए हुए हैं, जब हम स्टेबिलिटी पढ़ाए हैं तो वहाँ पर ये बात को हम बताए हुए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। वहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी आपको कराए थे, तो जो लोग कोर्स में होंगे पहले से उनको पता होगा कि ये कैसे आता है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख के सीधे हम लोग जो है इसको कंपेयर करते हैं। तो हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या है, हमारा एस स्क्वायर, ये हमारा ये वैल्यू लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस के 16s और प्लस के 49। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ओमेगा एन स्क्वायर इजकल टू 49, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा एन स्क्वायर इजकल टू 49 हो गया। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो ओमेगा एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर 49, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस के 7 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हम लोग निकाल लिए ओमेगा एन का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं 2 जीटा ओमेगा एन का, 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा एस का। तो इसका वैल्यू हमारा कितना दिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए 16s दिया है। तो यहाँ पर इतना का वैल्यू हमारा कितना, इतना का वैल्यू हमारा है 16, तो इसको हम लोग लिख देंगे 16। अब यहाँ पर से हम जीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, जीटा ओमेगा नॉट को आप चाहें तो सिर्फ या जीटा का निकाल सकते हैं। जीटा निकालिएगा तो क्या होगा 16 अपॉन में 2 ओमेगा नॉट, ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा ये वैल्यू आ गया। अब इसको जब आप देखिएगा यहाँ पर ओमेगा, इसका जो वैल्यू आप देखिएगा ओवरऑल, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया, ओमेगा एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीटा ओमेगा एन एस है। यहाँ पर हम ओमेगा एन का वैल्यू पुट करिए, ओमेगा एन का वैल्यू कितना है 7, तो मतलब हो गया 16 अपॉन में, यहाँ पर देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 16 अपॉन में 2 है, यहाँ पर 2 है और ओमेगा एन का वैल्यू कितना है 7 आया, तो 7। तो यहाँ पर जब इसको करके देखिएगा कैलकुलेट, तो इसका वैल्यू जो हमारा आता है वो समथिंग आता है 1.14। तो ये क्या है, ओवर डैम्प को शो कर रहा है, क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो ओवर डैम्प को शो कर रहा है। और ओवर डैम्प
के केस में पीक ओवरशूट का जो वैल्यू होता है वो हमें नहीं निकालते हैं, इसलिए इसका वैल्यू 0 आता है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखना है, उस पर जो यहाँ पर इक्वेशन दिया है इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम लोग ओमेगा एन का वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा एन का वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ से फिर जो है वो कुल मिलाकर ओमेगा एन का वैल्यू जो हम निकाल लेंगे तो यहाँ से फिर हम किसका वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पर से जीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर से जीटा का वैल्यू निकालते हैं तो जीटा का वैल्यू 1.14 है, मतलब डैम्पिंग जो हमारा जो आता है जीटा का जो वैल्यू आता है वो हमारा 1.14 आता है, जो कि हमारा शो कर रहा है ओवर डैम्पिंग को। जब ओवर डैम्पिंग को शो कर रहा है तो उस केस में हमारा पीक ओवरशूट जो है वो नहीं निकलता है, वो 0 होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, द टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, द डिले टाइम इज इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू इच। डिले टाइम का रहा, डिले टाइम जो होता है वो 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू होता है। ये आपको हम बताए हुए हैं, स्टेबिलिटी जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी ये बताए हुए हैं। जो भी पॉइंट जो भी वीडियो आपको दिया गया है, चाहे वो क्रैश कोर्स में हो चाहे वो मेन कोर्स में थोड़ा ज़्यादा है, क्रैश कोर्स में थोड़ा सा कम है, लेकिन क्रैश कोर्स का जो वीडियो है ईच एंड एवरी वीडियो, जितना भी वीडियो है सारे के सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी वीडियो को आप लोग को मिस नहीं करना है। जो कोर्स परचेज किए हैं उनको मिस नहीं करना है, जो नहीं किए वो हम यही कहेंगे कि फ़ी बहुत ही कम है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप परचेज करिए, एग्जाम आपका बहुत ही बेहतरीन जाएगा। अगर अभी तक भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो कोर्स आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये सारे पॉइंट वहाँ पर बताए हुए हैं। तो वहाँ पर होता है इसका वैल्यू 50% ऑफ फाइनल वैल्यू होता है डिले टाइम का। नेक्स्ट हमारा है फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम द बोथ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कह रहा है दोनों के दोनों रूट जो होता है वो रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है। तब उस केस में हमारा जो होता है डैम्पिंग रेशियो जो होता है वो क्या होता है, तो उस केस में हमारा डैम्पिंग रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। कैसा होता है, ग्रेटर देन यूनिटी होता है। इसका एक टेबल भी हम आपको लिखाए थे और आगे फिर एक यही क्वेश्चन रिपीट होगा तो वहाँ पर भी हम इसका एक टेबल लिखा देते हैं। यहीं पर लिखा देते हैं, देखिए अगर जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो ये हमारा किसको शो करता है, ओवर डैम्प को शो करता है, ओवर डैम्प्ड को शो करता है। तो ओवर डैम्प को जब इसको शो करेगा तो इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है। कैसा होता है, 2 डिस्टिंक्ट, ये वाला डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, रियल रूट्स होता है। ठीक है, अब देखिए जीटा का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 होता है तो ये हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। कैसा होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड हुआ तो उस केस में यहाँ पर जो इसका वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो ये होता है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। कैसा होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 2 इक्वल्स, इससे लिखाए हुए हम टेबल जब पढ़ाए थे स्टेबिलिटी, तो यहाँ था 2 इक्वल एंड रियल रूट। दोनों रूट जो होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए जीटा का वैल्यू अगर लेस देन 1 होता है तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा अंडर डैम्प्ड को शो करता है, अंडर डैम्प्ड। ये हमारा किसको शो करता है, तो ये हमारा अंडर डैम्प्ड को शो करता है। तो उस केस में हमारा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तब उस केस में हमारा अंडर डैम्प्ड का जो वैल्यू होता है इस केस में हमारा क्या होता है, तो ये जो होता है 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट होता है। इसमें क्या होता है, 2 कॉम्प्लेक्स रियल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट होता है, 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स इसका होता है। तो ये टेबल को भी आप याद रखिएगा, इससे भी जो है वो ऑब्जेक्टिव आपका पूछते रहता है, हमेशा इससे ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछते रहता है। तो इसलिए इस टेबल को हम यहाँ पर नोट डाउन करा दिए। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट इन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। करा इसमें से कौन ऐसा फैक्टर है जो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम को मतलब जिसके कारण की इनस्टेबिलिटी आ सकता है। तो क्या करा है, लार्जर इरर, हायर सेलेक्टिविटी, नॉइज और हाई गेन। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जो कि हमारा अनस्टेबल करता है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम डालता है, तो वो हमारा हायर गेन होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। वो क्या कर रहा है कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ऑफ LJ ओमेगा इज। तब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 dB पर होता है। किस पर होता है, 0 dB पर। तो इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, 0 dB इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या कर रहा है, द निक्विस्ट प्लॉट कट द नेगेटिव रियल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 देन द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम। गेन मार्जिन क्या होता है, तो गेन मार्जिन हमारा होता है, गेन मार्जिन हमारा क्या होता है, गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो गेन मार्जिन का हमारा फॉर्मूला होता है 1 में जो जितना रियल एक्सिस को ये कट करा है, तो 1 में वो डिस्टेंस, तो 1 में वो डिस्टेंस करिएगा 0.4। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर से एक 0 से यहाँ हटा दिए तो हो जाएगा 10/4, 10/4 तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया कितना 2.5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/1 + j⍵5। कह रहा है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो होगा 1/1 + j⍵5 ये कितना होगा। तो इसको निकालने का भी एक फार्मूला होता है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा s की जगह पर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, s = हम यहाँ पर मान लेते हैं j⍵5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको हम लोग और अच्छा से लिखें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो s = हम लोग लिख सकते हैं 1/1 + के j⍵5 है। तो इसको लिख सकते हैं क्या 5 और s की जगह पर j⍵ लिए, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे
देखिए तो 1 प्लस के यहाँ पर जे ओमेगा की जगह पर हम यस रखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं यस, यहाँ पर हम लिखेंगे यस, और यहाँ पर हो गया 5, मतलब कि यस 5 हो गया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसको और अच्छे तरीके से हम इसको अरेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस के एस टी लिख सकते हैं। अब इसको अच्छा सा और लिखे तो 1/1 एस और टी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी, ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कंपेयर करिए तो यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर करिए, तब उस केस में हमारा एस का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, तो एस का वैल्यू आएगा 1/ओमेगा सी इक्वल टू एस आता है। तो यहाँ से हम लोग मतलब यहाँ पर 1/ओमेगा सी, ये दो इसमें भी देखिए यस है और इसमें भी देखिए यस है, तो इसका क्या बचेगा, यहाँ पर यस दोनों में कॉमन है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1/ओमेगा सी और इसका कोफिशिएंट क्या है 5, तो 1/ओमेगा सी इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो ओमेगा सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/5, शायद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ओमेगा सी इक्वल टू 1/5 है, जिसका कि वैल्यू हमारा आएगा 1/5 करेंगे तो आएगा 0.25, तो हमारा राइट आंसर हो गया 0.2, यही होगा 0.2, इसका आंसर हो गया 0.2। ये देख लीजिएगा आप कैलकुलेट करके किसी तरीके से होता है। पहले क्या करना है तो जे ओमेगा की जगह पर यस पुट कर देना, यस जब पुट करिएगा तो होगा 1/1 प्लस 5s हो जाएगा, और यहाँ से यस इक्वल टू हो जाएगा 1/s, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एस टी लिख सकते हैं, यहाँ से हो गया 1/s, और यहाँ पर यस टी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी इक्वल टू 5 होता है, यहाँ पर ओमेगा सी इक्वल टू 1/5, मतलब ये कंपेयर किए 1/ओमेगा सी, और यहाँ पर भी देखिए यस को कंपेयर करिए तो यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर यस का कोफिशिएंट 1/ओमेगा सी हो गया, तो 1/ओमेगा सी इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ पर से ओमेगा सी इक्वल टू 1/5, जिसका की वैल्यू 0.2 हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। वो क्या करा है कि स्लोप ऑफ फैक्टर के इन प्लॉटिंग बोर्ड मैग्नीट्यूड कर्व इज, क्या करा है कि स्लोप ऑफ फैक्टर के इन प्लॉटिंग बोर्ड मैग्नीट्यूड कर्व इज, करा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में जब हमारा होता है तो इसका राइट आंसर हमारा होता है कुल मिलाकर ये 0 डिग्री होता है। कितना होता है यहाँ पर डिग्री मेंशन कर लीजिएगा, डिग्री छूट गया, तो ये हमारा होता है कितना 0 डिग्री। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम गिव्स s² + 4s + 16 इक्वल टू 0 द अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए फिर वही जो पिछला क्वेश्श्चन में हम दिए थे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो हम लोग लिखे थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उससे ही इसका वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो हमारा होगा s² प्लस के 4s और प्लस के 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया s² प्लस के 2 जीटा ओमेगा ns और प्लस के ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखिए इसका कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे, तो ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 कंपेयर करेंगे तब, तो यहाँ से हम लोग ओमेगा n का वैल्यू निकाल सकते हैं √16, इसका वैल्यू हो जाएगा +-4 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए यही हमको निकालना था, क्या निकालना था, तो अंडर डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमको निकालना था, ये अंडर डैम्प जीटा ये जो ओमेगा n इसका वैल्यू हमको निकालना था, तो ये हमारा कितना आया 4 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर आप चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि क्या करा द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम गिवन बाई GS इक्वल टू के अपॉन में s इंटू में s प्लस के 1 इफ द गेन k इज इंक्रीज टू इन्फिनिटी देन द s इंटू में s प्लस 1 डैम्पिंग रेशियो विल बी द। तो इस केस में आप देखते थे कि हम लोग क्या लेते थे, तो यहाँ पर हम लोग डैम्पिंग रेशियो का जो वैल्यू लेते थे तो वो होता था 1 अपॉन में रूट अंडर के गेन होता था। यहाँ पर गेन क्या कर रहा है कि हम उसको इन्फिनिटी तक बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में रूट अंडर इन्फिनिटी करिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट अंडर इन्फिनिटी करिएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 0 होगा। समझ में आ रहा होगा कि कैसे होगा। डैम्पिंग रेशियो जो हमारा होता था उसको निकालते थे तो उसका होता था 1 अपॉन में रूट गेन, जो कि पीछे ही आपको फॉर्मूला बताए थे इसका यही सेशन में। तो वहाँ पर गेन का वैल्यू क्या करें कि इन्फिनिटी तक बढ़ाते हैं, तो रूट अंडर इन्फिनिटी करिएगा तो इसका वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फॉर न्यूक्विस्ट प्लॉट बी यूज। न्यूक्विस्ट प्लॉट के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एनी ऑफ द अबव। तभी इस केस में हम जो यूज करते हैं वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करते थे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्या करा है, देखिए सबसे टफेस्ट ऑब्जेक्टिव जो था, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर था, मतलब 2019 का जो ऑब्जेक्टिव था वो अदर साल के ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूमेरिकल था, तो इसमें थोड़ा सा आपको बोरियत फील हुआ होगा। इसको हम मानते हैं कि थोड़ा सा आपको बोर फील हुआ होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन जैसा ही आता है तो स्टूडेंट उससे भागना चाहता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल पर आपका पकड़ बन जाता है, न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आने लगता है, तब आपको उस सब्जेक्ट का बेहतरीन नॉलेज मिल पाता है। तो इसलिए हम कहेंगे बोर नहीं होना है, इसको 1 से 2 बार इसको देखिएगा तो सारा समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूटेड टू द स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम। क्या करा है कि स्टेट मॉडल इज यूनिक, स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव्ड, ये हमारा नहीं होता है। स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन, सही है। स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम टाइम वेरिएंट सिस्टम द स्टेटमेंट, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन है 20 और 21 का, एज कंपेरिजन टू 19 बहुत ही ईजी है। 19 जितना टफ था उतना ये टफ नहीं है, और सारा क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट भी हुआ है, तो वो आपको समझ में आया कि कैसे कैसे रिपीट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2020 में क्या करा है कि व्हेन द ओपन
वेन द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, कह रहा है कि आउटपुट हमारा सिस्टम का जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनपुट सिग्नल से आउटपुट इंडिपेंडेंट हो गया तो वो कैसा सिस्टम होगा, तो ओपन लूप होगा। ये आपको बताया था ओपन लूप और क्लोज लूप। मतलब वो जो सेशन है वो जो हम लिए क्रैश कोर्स, वो अपने प्राइस के अनुसार बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। 200 में पूरे मार्केट कहीं पर भी कोई भी उतना कम फी में आपको उतना कंटेंट कभी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। हम तो यही कहेंगे, लास्ट तक हम यही कहेंगे कि जो अभी तक जिनको लग रहा है कि तैयारी हमारा नहीं हुआ है या किस तरीके से अब तैयारी करें, तो वो उस कोर्स को डेफिनेटली परचेज करिए। आपको कभी भी घाटा महसूस नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा पैसा जो है बर्बाद हुआ, आपको यही फील होगा कि हमने सही जगह सही पैसा इन्वेस्ट किया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्लोज लूप सिस्टम बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ओपन कंट्रोल लूप सिस्टम। करा कि क्लोज लूप जो है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से कैसे डिफर करता है, तो इसमें हमारा फीडबैक होता है जो कि हमारा ओपन लूप में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ, क्या क्या जो मतलब हमारा क्या करा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट रिड्यूस करता है, तो हमारा करता है एरर सिग्नल को रिड्यूस करता है, एक्चुएटिंग सिग्नल को रिड्यूस करता है, सर्वो मैकेनिज्म को करता है या फीडबैक को करता है। इसका ऑप्शन शायद लगता है उल्टा हो गया है। ये क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं, पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कौन ऐसा एग्जांपल है, तो वो हमारा आता है फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है द आउटपुट इज फीडबैक एट द इनपुट साइड थ्रू दी। हम लोग आउटपुट जो फीडबैक होता है वो इनपुट साइड में देते हैं किसके थ्रू, तो फीडबैक हम लोग किसके थ्रू देते हैं, तो वो हम लोग देते हैं किसके थ्रू, समिंग पॉइंट के थ्रू देते हैं या फिर टेकअप पॉइंट के थ्रू देते हैं। तो किसके थ्रू देते हैं, तो हम लोग टेकअप पॉइंट के थ्रू देते हैं। इसी तरीके से हमारा आउट, जैसे ये देखिए कोई एक सिस्टम था, यहाँ पर एक ब्लॉक था, यहाँ पर से हमारा ये जो है वो फीडबैक है, यहाँ पर से ये आता है, तो ये किसके थ्रू जाता है, टेकअप पॉइंट के थ्रू ही तो जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, टेकअप पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है, हमारा नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम इज। ओपन लूप सिस्टम का एडवांटेज क्या है, तो ये सिंपल और इकोनॉमिकल होता है, एक्यूरेट तो होता नहीं है और रिलायबल भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंपल एंड इकोनॉमिकल। सिंपल होता है, स्ट्रक्चर इसका सिंपल होता है क्योंकि इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता है कुछ भी, तो ये सिंपल होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल होता है। कंट्रोल मैकेनिज्म लगाएंगे तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगेगा और वो कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। लेकिन ये जो सिस्टम होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, रिलायबल नहीं होता है, भरोसेमंद तो होता ही नहीं है और एक्यूरेट डाटा देता नहीं है, क्योंकि इसमें ये कंपेयर करेगा ही नहीं तो एक्चुअल मतलब एक्यूरेट डाटा तो देगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म और डीएफटी अपॉन डीटी। डीएफटी अपॉन डीटी ये फॉर्मूला आपको बताए थे लाप्लास जब पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर होता था एस एफ एस माइनस के एफ जीरो। जिसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये आपको फॉर्मूला में ही डायरेक्ट डिराइव करे थे, तो वहाँ पर इसका उपयोग किए थे। डेरिवेशन इन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो डेरिवेशन बताए हैं, कॉस और साइन और e⁻80 जो भी वहाँ पर डेरिवेशन आपको दिए हैं, वो सारे के सारे डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली है कि वो डेरिवेशन पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s²। 1/s² किसका होता है, तो ये हमारा टी का होता है। किसका होता है, टी का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा टी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि टी का जो हमारा होता है इनवर्स लाप्लास होता है 1/s² का जो मतलब टी का लाप्लास जो होता है वो 1/s² होता है। तो 1/s² का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, तो टी होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट टू इनपुट कर रहा है, आउटपुट टू इनपुट ये क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जेड ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये तो डायरेक्टली डिफिनीशन ही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है 3 ब्लॉक विथ गेन 5, 8 एंड 2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल गेन अरेंजमेंट टी। टोटल गेन क्या होगा, तो टोटल गेन ये सीरीज में है, तो सीरीज में हम क्या करते हैं, तो सारे ब्लॉक को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू में 8 इंटू में 2 करिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 × 10 और 10 इंटू में 8 हो जाएगा 80। मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में डायरेक्टली हम ब्लॉक को मल्टीप्लाई करते हैं और पैरेलल में रहता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। टैकोमीटर इज ए डिवाइस कन्वर्ट। टैकोमीटर क्या करता है, तो टैकोमीटर क्या है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इससे हम लोग जो है वो किसी भी रोटेटिंग चीज़ का उसका रोटेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है इफ द डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 हो गया और सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो वो क्या होगा, इक्वल टू हो गया है, क्या करा, इक्वल टू 1 है, 1 के इक्वल है तो पहले तो ये हो गया कि क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। अब करा ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो उस केस में इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होता है इसमें जो हमारा होता है रूट्स होता है वो कैसा होता है, वो आपको बताए भी थे वो टेबल में बताए थे कि अगर ये इक्वल टू 1 होता है तो वो क्रिटिकल डैम्प होता है। यहाँ पर रूट जो होता है वो दोनों इक्वल होता है और रूट जो होता है वो पूरा का पूरा रियल रूट होता है। तो इसका होगा डी, क्रिटिकली डैम्प विथ इक्वल रूट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रूट लोकस। वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है, तो वो टेबल को आप जरूर याद रखिएगा। रूट लोकस इज यूज टू कैलकुलेट। रूट लोकस का हम लोग उपयोग किसके लिए करते हैं, तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, एकदम एक्यूरेट
जो स्टेबिलिटी होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कर रहा है, ये सिग्नल विच वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 0 टू अनदर लेवल एन इन नेग्लिजिबल टाइम। नेग्लिजिबल टाइम में ये 0 से एक लेवल से दूसरे लेवल में चला जाता है, तो इस सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप सिग्नल करते हैं, क्योंकि ये 0 टाइम है। स्टेप सिग्नल कुछ इसी तरीके से तो होता है, इस तरीके से होता है, तो 0 टाइम में ही एक लेवल से दूसरा लेवल में पहुंच जाता है, तो ये हमारा होता है स्टेप सिग्नल। नेक्स्ट हमारा है वैसे सिग्नल जहाँ भी हम देखिए, वो वीडियो में हम इसीलिए बार बार करें कि वो जो भी क्लास वो क्रैश कोर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सिग्नल जितना भी हो सकता है, जितना भी संभावित क्वेश्चन है, जितना भी संभावित टॉपिक है, वो सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं। सिग्नल से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स में कि कितना तरीके के सिग्नल होते हैं, तो वो सिग्नल का भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, पूरा सिग्नल वहाँ पर बताया हुआ है। तो कोर्स जो है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, इसलिए हम बार बार उस कोर्स के बारे में आपको जिक्र कर रहे हैं कि वो कोर्स जो भी अभी तक जिनको लग रहा है कि पता नहीं एग्जाम में हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पास, उनके लिए वो कोर्स जो है वो वरदान है। हम यही कहेंगे कि वो कोर्स जो है वो वरदान है। आप उस कोर्स में जरूर इनरोल करिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। 100% हम लिख कर दे सकते हैं कि पहले कहीं भी आप पढ़े होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो उस कोर्स में आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आपसे मेरा फ्रीक्वेंसी मैच करता है तब 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, वो क्या कर रहा है, 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 50%। 50% जाएगा तो वो कहाँ होता है, फाइनल वैल्यू का 50% डिले टाइम होता है। ये पूरे के पूरे हम बताए हुए हैं, जो पढ़े हुए होंगे रेगुलर हमसे या जो क्रैश कोर्स लेकर पढ़ रहे होंगे उनको ये पता होगा, और वीडियो ये देखे होंगे तब ये सब सारा टॉपिक बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, इफ द सिस्टम हैज मल्टीपल पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। अगर इमेजिनरी एक्सिस पर सिस्टम का मल्टीपल पोल होता है तो वो सिस्टम हमारा कैसा होता है, वो हमारा अनस्टेबल होता है, वो हमारा स्टेबल होता है, या वो हमारा जो होता है वो कंडीशनली स्टेबल होता है, या वो हमारा अनस्टेबल होता है। तो मल्टीपल पोल्स अगर इमेजिनरी एक्सिस पर होता है तो उस केस में हमारा ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो हो गया वो क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ क्या होता है, तो वो हमारा ब्रेक फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट होता है, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्लॉट होता है, या ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लॉट होता है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट होता है। कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है वो क्या करा है, द न्यूक्विस्ट प्लॉट इंटरसेक्ट द रियल एक्सिस एट ए इक्वल टू -2 द गेन मार्जिन। करा है कि न्यूक्विस्ट प्लॉट जो हमारा है वो हमारा रियल एक्सिस को -2 पर इंटरसेक्ट करा है, तो इसका गेन मार्जिन क्या होगा। तो गेन मार्जिन का हम लोग क्या देखें, गेन मार्जिन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1 में मोड ऑफ इंटरसेक्शन रियल एक्सिस का इंटरसेक्शन, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरसेक्शन। तब उस केस में हमारा इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 1 में मोड ऑफ -2, मॉड लग जाता है और अगर माइनस भी है तो वो प्लस हो जाता है, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट द स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम। करा है कि इसमें से कौन है जो कि स्टेट मॉडल सिस्टम को, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट द स्टेट मॉडल सिस्टम, कौन है इसमें जो स्टेट मॉडल सिस्टम को बताता है। स्टेट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन। तो ये हमारा होता है आउटपुट इक्वेशन। क्या होता है, आउटपुट इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 2020 का सबसे लास्ट क्वेश्चन। वो क्या कर रहा है कि 2 स्टेटर बाइंडिंग ऑफ एसी सर्वो मोटर आर ओरिएंटेड कितना डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होता है। तो ये हमारा होता है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट। यहाँ पर आप डिग्री लगा लीजिएगा, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट ईयर जो हमारा है 2021, इसका हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है। तो क्या करा है कि ये सिस्टम विथ लार्ज टाइम कांस्टेंट, अब देखिए जो क्वेश्चन है वो रिपीट होगा, पहले वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। तो क्या करा है, ये सिस्टम विथ लार्ज टाइम कांस्टेंट, मतलब टाइम जो है वो उसमें ज़्यादा लग रहा है, करस्पॉन्डिंग टू किससे, स्लगिश। इसका राइट आंसर होगा बी, स्लगिश। स्लगिश मतलब होता है स्लो और फास्ट मतलब फास्ट। स्लो सिस्टम रहेगा तो वहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली, एसी सर्वो मोटर क्या आता है, तो ये हमारा होता है 2 फेज इंडक्शन मोटर। ये तो आपको डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए आपको। एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड इन, एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल किसमें जनरेट होता है, ओपन में तो कोई फीडबैक पाथ ही नहीं होता है, तो एरर सिग्नल जनरेट नहीं होगा। तो किसमें होगा, क्लोज लूप सिस्टम होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा आई ना ब्लॉक डायग्राम एरर डिटेक्टर। ब्लॉक डायग्राम एरर डिटेक्टर क्या होता है, चेंज द इनपुट सिग्नल, कंपेयर द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, चेंज द आउटपुट सिग्नल। तो ये हमारा क्या करता है, तो ये इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंपेयर करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है द ड्रैग कप रोटर इंप्लॉयड इन 2 फेज इंडक्शन मोटर 2। ये देखिए क्वेश्चन 2019 का ये रिपीट किया है। तो इसका होता है क्या, लो इनर्शिया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट होगा, वही देखिए डैम्पिंग इन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ ए फंक्शन ऑफ। इसका क्या होता है, डैम्पिंग का 1/√। क्वेश्चन रिपीटेड है 2019 का। रूट लोकस इन इज द प्लॉट ऑफ द रूट
ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम अगेंस्ट द वेरिएशन ऑफ गेन के, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यही होता है कि अगर एक बार आप तीनों साल का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो इससे बेनिफिट यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि कब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ईयर बाय ईयर देखते हैं तो हो सकता है आप भूल सकते हैं। यहाँ पर एक ही वीडियो में तीनों ईयर का है तो आपको पता चल जाता है आसानी से कि कौन कौन क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट किया है। तो इसलिए देखिए लगातार अभी 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखा। नेक्स्ट हमारा है कि स्लोप ऑफ फैक्टर के इन प्लॉटिंग बोर्ड मैग्नीट्यूड कर्व। करा कि स्लोप क्या होता है बोर्ड मैग्नीट्यूड, मतलब अगर स्लोप ऑफ फैक्टर के का जो स्लोप होता है वो क्या होता है बोर्ड प्लॉट मैग्नीट्यूड में। जब बोर्ड प्लॉट को हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके मैग्नीट्यूड कर्व में, तो वो हमारा होता है क्या, तो वो हमारा होता है 0 डिग्री। यहाँ पर डिग्री लगा दीजिएगा, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 और 20 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है कि क्या है कि इफ अ जीरो अपीयर इन फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट टेबल, राउट टेबल में अगर फर्स्ट कॉलम में जीरो आ जाता है तो वो हमारा कैसा सिस्टम होता है, तो वो हमारा मार्जिनली स्टेबल होता है। ये आपको बताए हुए हैं स्टेबिलिटी में। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक प्रोवाइड क्विक ट्रांजिएंट एंड स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स। करा इसमें से कौन जो है वो फास्ट और जल्दी हमको जो है ट्रांजिएंट और स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स दे देता है। तो ये हमारा कौन देता है, निक्विस्ट प्लॉट देता है, या फिर ये तो कौन प्लॉट, निचोलस प्लॉट, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं। तो ये निक्विस्ट प्लॉट पढ़े हैं, बोर्ड प्लॉट पढ़े हैं, रूट प्लोकस पढ़े हैं। तो निक्विस्ट क्राइटेरिया देता है या बोर्ड प्लॉट देता है या रूट लोकस देता है। तो ये हमारा देता है रूट लोकस। फास्ट के लिए चाहिए तो हमारा रूट लोकस देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट हमारा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम। सेम क्वेश्चन 2019 का, एकदम डिक्टो क्वेश्चन सेम है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी मतलब सी आया था 4। ये आपको हम बता वहाँ पर सोल्यूशन भी दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग में रिजल्ट इन इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। करा इसमें से कौन जो है वो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम को, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, इसका हाई गेन आपका बताए थे, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। रिपीटेड क्वेश्चन 2019-2020 का है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना चाहिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ पर पूछता है। नेक्स्ट हमारा है देखिए फिर वही है डिले टाइम। क्या है द इन टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स। कब रिस्पॉन्स हमारा फाइनल वैल्यू का 50% पहुंच जाता है तो उसको हम लोग डिले टाइम कहते हैं। इफ ऑल द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। लेफ्ट हैंड साइड में अगर लाई करता है तो वो स्टेबल होता है, राइट हैंड साइड में अगर वो पाता है तो वो हमारा अनस्टेबल होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा स्टेबल, क्योंकि ये लेफ्ट है। लेफ्ट ये जो हमारा एस प्लेन बनता है इसके लेफ्ट साइड में जितने भी रूट्स लाई करेंगे वो हमारा स्टेबल होंगे। क्या होगा, स्टेबल रूट्स होंगे। और यहाँ पर जो लाइक करता है इधर की ओर तो ये हमारा होता है अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये आपको बताए थे, वहाँ पर आपको याद भी होगा। नेक्स्ट हमारा है रूट लोकस इज यूज टू कैलकुलेट। रूट लोकस का ये भी देखिए रिपीटेड है, किसके लिए हम लोग करते हैं, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द टेस्ट सिग्नल आर बेस्ट यूटिलाइज बाय द स्टेबिलिटी एनालिसिस। का इसमें से कौन सा ऐसा सिग्नल है जो स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए बेस्ट होता है। इम्पल्स होता है, स्टेप होता है या रैंप होता है। तो ये हमारा होता है क्या, स्टेप सिग्नल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ गेन फॉर द सिस्टम इज 40। क्या करा है कि क्रिटिकल वैल्यू जो हमारा है गेन के लिए वो हमारा 40 है। द सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट गेन ऑफ 20 द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम। तो इसमें कह रहा है गेन मार्जिन, बोर्ड प्लॉट की एक तरह से क्वेश्चन है। गेन मार्जिन इसका होता है क्या, तो गेन मार्जिन हमारा फॉर्मूला होता है क्रिटिकल गेन। क्या होता है, क्रिटिकल गेन अपॉन में हमारा जो होता है वो ऑपरेटिंग गेन। क्या होता है, ऑपरेटिंग गेन। तो इसका वैल्यू क्रिटिकल गेन हमारा कितना है, 40 दिया हुआ है, और हमारा ऑपरेटिंग गेन कितना दिया है, 20। तो यह हो गया 40 अपॉन में 20। तो इसका वैल्यू आ गया 2। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, डेसिबल डीबी में दिया है, तो इसको हमको डीबी में कन्वर्ट करना होगा। डीबी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा लिखते हैं इसको 20 लॉग, और हमारा ये वैल्यू कितना आया है 2, तो इसको लिखेंगे 20 log 2। तो इसका वैल्यू जो हमारा आता है वो हो गया 20 इंटू में log 2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.3। तो इसका वैल्यू हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा 6 dB। क्या होगा, 6 dB। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बन रहा है। तो देखिए जिनको डायरेक्ट आंसर याद करना है वो डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हैं, जिनको समझना है कि कैसे बना है वो समझ भी सकते हैं। जो समझे हुए रहेंगे उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो आंसर रट करके जाएंगे उनको कन्फ्यूजन होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं दो तरीके के विद्यार्थी, जो ऑब्जेक्टिव में सोल्यूशन देख रहे हैं वो दो तरीके से देख रहे हैं। एक जो देख रहे हैं वो आंसर को मिला रहे हैं सिर्फ कि आंसर हमारा जो है क्वेश्चन बैंक या कहीं पर से भी आंसर मिला है तो वो सही है कि नहीं, और एक देख रहे हैं कि कैसे हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये कैसे आया। तो हम तो यहाँ पर वही डील कर रहे हैं कि ये कैसे आंसर आया, कैसा इसका सोल्यूशन है उसको। तो यहाँ पर दोनों तरीके के विद्यार्थी को फायदा हो जाएगा। जो डायरेक्ट आंसर देखना चाहते हैं वो डायरेक्ट आंसर देखेंगे, जो सोल्यूशन भी देखना चाहते हैं वो सोल्यूशन भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है कि एडिशन ऑफ जीरो इन ऑरिजिन काउज। ऑरिजिन पर अगर हम जीरो को ऐड करते हैं उसके कारण क्या होता है, तो हमारा इंप्रूव्ड इन ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है, रिडक्शन इन स्टेडी स्टेट एरर होता है, रिडक्शन इन सेटिंग टाइम होता है, इंक्रीज इन डैम्पिंग टाइम होता है। तो इसका हमारा होता है क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। क्या होता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस जो हमारा होता है वो इंप्रूव हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल सिग्नल एज इनपुट कैन बी यूज्ड इन विच सिस्टम। मल्टीपल सिग्नल किस में यूज करते हैं इनपुट सिग्नल के लिए, फीडबैक सिस्टम में, नॉन फीडबैक सिस्टम में। तो ये हमारा फीडबैक सिस्टम में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट को हम लोग वैरी करते रहते हैं
और नॉन फीडबैक सिस्टम मतलब ओपन लूप सिस्टम में क्या है, ओपन लूप सिस्टम में एक बार जो इनपुट दे दिए वो हमारा इनपुट जो उसमें सेट कर दिए वही इनपुट पे ये काम करता है, लेकिन हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है इसमें हम लोग फीडबैक को वेरीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या कर रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाई 3s स्क्वायर 10s क्यूब एंड s स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 द सिस्टम इज। यहाँ पर देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो सिस्टम का है कह रहा है कि ये स्टेबल है या नहीं, ये हमको पता करना है। तो क्या बोले थे कि अगर एक भी टर्म मिस हो गया, अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक भी s का टर्म मिस हो गया तब उस केस में वो डायरेक्टली अनस्टेबल हो गया, उस पर हमको कोई काम करना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा, s⁴ है, s⁴ है, s⁴ है, लेकिन s का टर्म है नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट है, मतलब एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है। जब एक टर्म मिसिंग हो गया तो इस केस में ये हमारा डायरेक्टली अनस्टेबल हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारे जो है वो कुल मिलाकर 18 मतलब 19, 20 और 21 तीनों साल का एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक बेहतरीन क्वेश्चन बैंक का MCQs भी हो गया और साथ ही साथ आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल गया ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का, जो कि बहुत ही ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। और 2019 का क्वेश्चन जो मिस कर दिए होंगे, जो अच्छी तरीके से उसको नहीं देखे हैं, उनको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि 2019 में थोड़ा न्यूमेरिकल पेपर ज़्यादा दे दिया था, ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दिया था, इस वजह से थोड़ा सा पेपर टफ हो गया था। और अदर उसके कंपेरिजन में 20 और 21 का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा इजी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हम यही कहेंगे, जो लोग का भी तैयारी नहीं हो पाया है अभी भी समय है। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्रैश कोर्स जो 200 का है उसमें आप जरूर इनरोल करिए। वो कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा, वो कोर्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। वो कोर्स जो है आपके एग्जाम के लिए मतलब एक तरह से कहिए ब्रह्मोस मिसाइल है, डायरेक्ट उसको टारगेट पर डालना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो वो कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लोग अभी प्रिपरेशन नहीं किए, नहीं है अच्छा तरह से उनका प्रिपरेशन हुआ है, या जो कहीं पर एडमिशन लिए भी हैं और 400, 500, 600 लेक्चर के बोझ से दबे हुए हैं, उनको